हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है रेज्यूमे मेकिंग। बात करने से पहले या वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दो फैक्ट नंबर 1, मई 2020 में भारत में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 23% है, जिसमें अर्बन सेक्टर में ये 25% तक है। फैक्ट नंबर 2, ऑन एन एवरेज एक फ्रेशर के रेज्यूमे को देखने के लिए एचआर रिक्रूटर सिर्फ 10 सेकंड बिताता है। 10 सेकंड, यानी आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कोई 10 सेकंड में ले रहा है। ऐसे में एक बेहतरीन रेज्यूमे आपके जॉब के चांसेस बढ़ा देता है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जरा जानते हैं आप सभी के मन में रेज्यूमे को लेके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैं तो फ्रेशर हूँ, रेज्यूमे में क्या लिखूं? बनाने के लिए खर्चा कितना लगता है? रेज्यूमे का लॉजिक क्या है? ये रेज्यूमे कोई देखता भी है क्या? रेज्यूमे और सीवी सेम है या अलग? वाओ, कितने सारे डाउट है आप सभी के मन में रेज्यूमे को लेके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल, सीवी और रेज्यूमे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ये है कि सीवी, जो कि एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी आप अपने बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहीं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में काम किया था, तो सीवी में उस केस में मेंशन हो जाएगा किस मशीन पे काम किया था, क्या टेक्नोलॉजी था। तो अगर आप देखें, एक फ्रेशर अपने लिए सीवी नहीं बनाता, मगर वो अपने लिए बनाता है एक रेज्यूमे। तो ऐसे में रेज्यूमे जब बनाते हैं तो हम लॉजिक के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपके रेज्यूमे को देखता है तो वो ऊपर से नीचे तक देखता है। अब आप क्या करते हैं, ऊपर में बहुत सारी चीज डाल के उसको बेवजह लेंदी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस लिखा गया। भाई क्यों? बेसिक सा लॉजिक है कि यार सिलेक्ट हो जाओगे तब शायद तुम्हारे घर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, लेकिन उससे पहले वो क्यों आप अपना एड्रेस देके वहां पे स्पेस बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा कॉमन मिस्टेक आप लिखते हैं इस केस में रेज्यूमे या सीवी, जो कि आपका पेज का स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। एक गोल्डन वर्ड याद रख लीजिए, द लेस इज मोर। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे सिर्फ नाम लिखा। रिज्यूम में 2 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी दीजिए, मगर लॉजिक तो समझ जाइए। मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया है, वो है मेरा वोडाफोन नंबर, और मैं यूज करता हूं आमतौर पे, या आप लोग यूज करते हैं डुअल सिम मोबाइल। तो मान लीजिए जिस टाइम पे रिक्रूटर मुझे कॉल कर रहा है उसी वक्त मेरे जियो नंबर एंगेज है, तो उसे क्या दिखाएगा? उसे तो आपका नंबर नॉट रीचेबल दिखाएगा। ऐसे केस में वो आपको दोबारा कॉल शायद ना करे। लेकिन अगर मैं अपने दोनों नंबर दे देता हूं तो इससे ये फायदा होगा कि सामने वाला अगर एक बार कॉल ट्राई करता है, नहीं लगेगा, तो वो शायद आपका दूसरा नंबर भी ट्राई करेगा। हाँ, ईमेल आईडी अगर आप चाहें एक ही रख सकते हैं। मैंने 2 ईमेल आईडी इसलिए रखा है क्योंकि आमतौर पे जो भी आपके कंपनीज होते हैं, अगर उनका जेन्युइन कंपनीज हैं और वो अपना ईमेल आईडी रखते हैं तो उनके डोमेन नेम चेंज हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल akash@tata.com। अब आपका जीमेल स्मार्ट बन चुका है। ये क्या करता है कि उसको आपका टेली मार्केटिंग या मार्केटिंग सोच के उसको स्पैम में डाल देता है। तो इसलिए या तो आप 2 ईमेल आईडी दीजिए या एक ही दीजिए, और जब जॉब सर्च कर रहे हैं उस वक्त आप देखिए कि आप रेगुलरली अपने स्पैम बॉक्स को भी चेक कर रहे हैं। ये ईमेल आईडी कुछ भी रख सकते हैं क्या रिज्यूम में? जी बिल्कुल भी नहीं। अपने ईमेल आईडी को थोड़ा प्रोफेशनल रखिए। अगर आप अपना ईमेल आईडी रोमियो रंजन देखते हैं तो सामने वाला सोचिए आपके बारे में क्या सोचेगा। तो अगर आप में से किसी का भी ईमेल आईडी ऐसा है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने ईमेल आईडी को चेंज कर दीजिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों जॉब करूं? मुझे तो सीखना है ना, बस सिंपल। अरे नहीं भैया, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। कैरियर ऑब्जेक्टिव जब भी आप लिख रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, यानी सामने वाला इस एक स्टेटमेंट से समझता है कि आपको क्यों नौकरी करना है। तो अगर आप इन जनरल लिखते हैं कि आई वांट टू लर्न, आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस, तो भैया ये तो आपका मतलब है। सामने वाले का क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ आपका फायदा कराए। भैया दुनिया बहुत मतलबी है, ठीक है।
तो आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव जब भी लिख रहे हैं तो ऐसे स्टेटमेंट ना दें कि आई वांट टू लर्न, आई वांट टू ग्रो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वांट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन टर्न आई विल गिव प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप स्टेटमेंट आप अगर गूगल करेंगे आपको पक्का मिल जाएगा, मगर याद रखिए इसका एसेंस है गिव एंड टेक। आप कुछ दे रहे हैं कंपनी को और कंपनी वापस से आपको कुछ बेनिफिट दे। एक बात बताओ, ये रिज्यूम में पहले स्कूलिंग लिखूं या फिर कॉलेज? जी नहीं, आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमेशा ऊपर रखिए। लोएस्ट क्वालिफिकेशन को ऊपर रखने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई आपका रेज्यूमे पढ़ रहा है, वो ऊपर से नीचे ही पढ़ रहा है ना, तो आपका 10th पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपका 12th पढ़ लिया, फिर डिग्री पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन शायद वो स्किप कर जाए। लेकिन आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप उसको ऊपर में रखेंगे तो बंदा समझ ही जाता है कि अगर आपने 12th किया है तो आपने 10th किया ही होगा, आपने अगर डिग्री किया है तो आपने उससे पहले कहीं 12th या ITI कंप्लीट जरूर किया होगा। अब ये आमतौर पे अगर आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखिए या जो भी डिजायरेबल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है उसको एटलीस्ट ऊपर में दिखने दीजिए। हाँ, किसी किसी केसेस में जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स रहता है, उस केसेस में जरूर आपको 10th ऊपर में लिखने के लिए कहता है, लेकिन वो उनका प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। आप जब रेज्यूमे बना रहे हैं तो आप हमेशा अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टॉप में रखिए। रिज्यूम को टेबुलर फॉर्म में बनाना सही है या फिर सेंटेंस फॉर्म में? जी हाँ दोस्तों, इस केस में मैं आपको सेंटेंस में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के लिए कह रहा हूं। अनलाइक बहुत सारे आपके दोस्त मिलेंगे जो इसे टेबुलर फॉर्मेट में डालने को कहते हैं, मगर इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी। रीजन, मान लीजिए मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर से और मैं पढ़ा हूं मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भुवनेश्वर से। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल और कॉलेज के नाम इनमें कितने ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं। अगर मैं इसे टेबल में डालना चाहूं तो या तो मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा या मुझे बार बार आपके जो भी टेबल बने हैं उसको अलाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं एज अ फ्रेशर आपको ये सख्त हिदायत दूंगा कि आप ये सेंटेंस फॉर्मेट कैरी करिए। इसके अलावा जो भी मेरे दोस्त वोकेशनल कोर्सेज करते हैं वो ये याद रखें कि या तो उसे एक अदर क्वालिफिकेशन में डाल दें या तो उसे इसी पॉइंट में डाल दें, एक छोटा सा स्पेस छोड़ के, ताकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि रेगुलर कोर्सेज से थोड़ा अलग। रिज्यूम में मैं सारी ट्रेनिंग्स को लिख दूं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स मैंने की हैं, सबको मेंशन करूं क्या रिज्यूम में? जब हम ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं तो हमें वही ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए जो कि उस जॉब के लिए रेलिवेंट है। मैं अगर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जॉब करने जा रहा हूं तो भाई मुझे सी प्रोग्रामिंग में पाया हुआ मेरा सर्टिफिकेट किस काम का। इसके अलावा जब भी आप ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिखते हैं आप प्रॉपर डेज या मंथ लिखिए। इसके पीछे का रीजन, मान लीजिए मैं लिखता हूं कि हैव डन द कोर्स फ्रॉम 2017 टू 2018, दिसंबर 2017 टू जनवरी 2018 या जैन 2017 टू दिसंबर 2018, दोनों में फर्क है। इसी वजह से आप अपना पूरा ड्यूरेशन या तो नंबर ऑफ डेज में लिखिए या तो उसे नंबर ऑफ मंथ्स पे लिखिए, लेकिन ईयर वाइज इसे ना लिखिए। अचीवमेंट्स लिखना जरूरी होता है क्या? बारी है मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन अचीवमेंट्स की तरफ। बहुत मेरे फ्रेशर दोस्त इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं, मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। रीजन, आपका कुछ स्ट्रेंथ है जो कि शायद मैनेजरियल हो, आपका कुछ स्ट्रेंथ है जो कि सुपरवाइजरी लेवल में हो, या आपका जो भी सोच लीजिए आपने तो अभी तक काम नहीं किया, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप में वो बात है। वो बात है कि वो आपको अगर कंपनी में लिया जाए तो आप वो पर्टिकुलर काम करेंगे। ये दिखता है आपके अचीवमेंट से। हमको हर कोई स्कूल या कॉलेजेस में बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। एक छोटा सा काम करिए अब से, अगर आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं तो एक वॉलंटरी सर्टिफिकेट ले लीजिए, या तो आप अपने सर से या जो भी मैम है उनको कहिए कि मैंने ये काम किया है, आप प्लीज अपने एक लेटर पैड में मुझे एक सिग्नेचर करके स्टाम्प करके दे दीजिए कि मैंने ये काम किया है। इससे आपके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है और ये रखना बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता चलेगा आप किस तरीके के इंसान हैं।
ये हॉबीज में क्या लिखते हैं? हॉबी, जी हाँ, ये है आपके रेज्यूमे का गूगली बॉल। और अगर आप इसमें फंस गए तो भैया आप बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। हॉबी में हम जनरल गलती ये करते हैं कि हम वो हॉबीज देखते हैं या वो हॉबीज लिखते हैं जो गूगल में अच्छा लग रहा है और वो हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं। अब हमको खेलना पसंद है दिन भर पबजी, हम लिखते हैं रीडिंग और राइटिंग बुक्स। अब ये अगर आप लिखते हैं तो वो एचआर आपको जरूर पकड़ लेगा। हॉबी जनरली वही लिखिए जो कि सच है। दूसरा, हॉबी डिफाइन कीजिए या स्पेसिफाई रखिए। बहुत लोगों के रेज्यूमे में मैंने देखा है हॉबीज में लिखा गया है क्रिकेट, फुटबॉल। अरे भैया क्या, वेदर यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और वेदर यू लाइक टू वॉच क्रिकेट, आपको क्रिकेट देखना पसंद है या खेलना पसंद है? अगर आप लिखते हैं क्रिकेट और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बॉलर्स का नाम बताइए जिन्होंने एक इनिंग्स में 10 विकेट लिया है। आपका तो हॉबी शायद क्रिकेट खेलना ही था, लेकिन यहां आप फंस गए। तो आप हमेशा स्पेसिफाई कीजिए कि आपका हॉबी क्या है और प्लीज उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। रिज्यूम में पर्सनल डिटेल्स लिखना जरूरी होता है क्या? पर्सनल डिटेल्स जब आप बना रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि जब आप पर्सनल डिटेल्स बना रहे हैं तो वहां पे आप स्पेस दे के उसको एक साइड ना लीजिए। एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक 2x1 टेबल बना लीजिए और एक साइड में आप पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, जैसे कि नेम या फादर्स नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, और दूसरे साइड में आप उसको भरते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सेंटेंस लिखा गया है वो प्रॉपर अलाइन होके रहेगा। और टेबल बनाने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए और नो बॉर्डर्स कर दीजिए। इससे सामने वाले को वो बॉर्डर्स दिखेगा ही नहीं। रिज्यूम में मैरिटल स्टेटस की जगह पे सिंगल लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं भैया, ये बहुत बड़ी गलती है। आप गलती से भी यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल मत रखिए। बहुत लोग ये रखते हैं। ये आपका फेसबुक नहीं है कि आप अपना स्टेटस सिंगल, कमिटेड ये लिखें। यहाँ मैरिटल स्टेटस का सिर्फ 2 आंसर है, मैरिड या अनमैरिड। इसके बाद जब आप देखेंगे आखिरी में आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस मिलता है, बहुत रेज्यूमे फॉर्मेट में, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। सिंपली डेट लिखिए, स्पेस छोड़ दीजिए, प्लेस लिखिए, स्पेस छोड़ दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। और जब आप रेज्यूमे सबमिट करने वाले हैं तो डेट, प्लेस और सिग्नेचर ये याद से भरिए। हाँ, जब ऑनलाइन केसेस में भर रहे हैं तब भी इसी चीज को वापस से भर के आप भेज सकते हैं। मैंने रेज्यूमे में कहीं पे फोटोज का जिक्र नहीं किया। फोटोज आप जनरली अगर ऑनलाइन रेज्यूमे फॉर्मेट यूज करते हैं या ऑनलाइन मोड पे भेज रहे हैं तो आप अटैच कर दीजिए। ऑफलाइन मोड के लिए आप अपने रेज्यूमे में उस फोटो को अटैच मत रखिए, क्योंकि बार बार शायद आपको कलर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि आप वहां पे फोटो के जगह पे स्पेस छोड़ दीजिए और वहीं पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लीजिए। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने रेज्यूमे बनाने का इनपुट दिया, तो आई वुड लाइक टू थैंक संजोगिता मिश्रा, शांतनु दास, अलीशा मिश्रा एंड वर्षा दास, जिन्होंने कि अपने एचआर और अपने मैनेजरियल एक्सपीरियंस से मुझे ये बताया कि एक बेहतरीन रेज्यूमे कैसे बनाया जाए। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे कुछ स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस वीडियो बनाने में मेरी मदद की। और इस वीडियो में जो रिपीटेड फीचर किए हैं वो है सरस टॉक के सरस्वती प्रसाद मिश्रा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, जय।